नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन। पार्टी को अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही आवेदन मिला, निर्विरोध चुने गए नबीन। ईरान संकट के बीच यूएई के राष्ट्रपति पहुंचे भारत। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी ने किया स्वागत। व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े समझौते की उम्मीद। भारत की इकोनॉमी में है दम। आईएमएफ ने जताया भारत की इकोनॉमी पर भरोसा। वित्त वर्ष 26 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। वित्त वर्ष 27 के लिए भी ग्रोथ अनुमान 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.4% किया। ओला, उबर, नेटफ्लिक्स जैसी सर्विस महंगी होने से बढ़ेगी महंगाई दर। महंगाई बताने वाले सरकारी आंकड़े सीपीआई में शामिल होंगे। ऐसे कई नए आइटम, ऑडियो कैसेट, टॉर्च जैसे पुराने आइटम होंगे बाहर। सोने चांदी में जबरदस्त उछाल। एमसीएक्स पर चांदी 3 लाख के पार। सोने में भी रिकॉर्ड तोड़ रैली। भाव 1,45,000 रुपए के पार। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के गेम प्लान पर मचा हड़कंप। अमेरिका और यूरोप आमने सामने। नाटो फोर्स में भी टूट का डर। ईयू की इमरजेंसी मीटिंग में ट्रंप पर जवाबी टैरिफ लगाने की चेतावनी। ग्रीनलैंड की सुरक्षा को भी बताया जरूरी। ग्रीनलैंड संकट ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रहा दबाव। रियलिटी, तेल, गैस से जुड़े शेयरों में बिकवाली। देश के सभी एस्पिरेशनल जिलों को मिलेगा हवाई कनेक्टिविटी। हर जिले में होगा कम से कम एक एयरपोर्ट या हेलीपोर्ट। सरकार लाएगी उड़ान स्कीम का नया अवतार। अगले कुछ दिनों में जारी हो सकता है ड्राफ्ट। T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने बांग्लादेश को दी डेडलाइन। 21 जनवरी तक भारत में खेलने का फैसला नहीं किया तो स्कॉटलैंड को मिलेगा वर्ल्ड कप में खेलने का मौका। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। जी हां, नितिन नबीन को निर्विरोध बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता अमित पांडे। अमित, बताइए क्या है पूरी अपडेट। देखिए, पूरी निर्वाचन जो प्रक्रिया है आज बीजेपी में संपन्न हुई। मुख्यालय में 37 सेट जो नॉमिनेशन के थे वो निर्वाचन अधिकारी को मिले थे, जिसमें सिर्फ नितिन नबीन के नाम की ही संस्तुति की गई थी बीजेपी अध्यक्ष बनने हेतु, तो और कोई नाम नहीं आया था। इनकी स्क्रूटनी हुई और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने आधिकारिक रूप से प्रेस वक्तव्य जारी किया है जिसमें कहा गया है कि नितिन नबीन के अलावा कोई भी नॉमिनेशन नहीं रिसीव हुआ है और इससे एक बार एकदम रास्ता साफ हो गया कि नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अब उनकी इस बात की सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। एक बड़ी प्रक्रिया थी। नोटिफिकेशन बाकायदा 16 जनवरी को निकाला गया था। आज इसकी जो अलग अलग चरणों में प्रक्रिया संपन्न हुई और कल इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे और आज जब प्रस्तावना में बीजेपी के सभी बड़े वरिष्ठ मंत्री इस प्रक्रिया में शामिल थे, जब उनकी प्रस्तावना दे रहे थे और उसके बाद स्क्रूटनी हुई और अब ये जब कोई नाम नहीं सामने आया तो अब इनका जो है बीजेपी अध्यक्ष ये बन गए हैं। आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दुनिया भर में चल रही उथल पुथल के बीच भारत की इकोनॉमी का दम दिखेगा। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की इकोनॉमी पर भरोसा जताया है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 70 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे और चौथी तिमाही में मजबूत रफ्तार नजर आ रही है। वहीं आईएमएफ ने वित्त वर्ष 27 के लिए भी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में इजाफा दूसरे देशों के तुलना में इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी में टॉप पर बना रहेगा।
अगर ओला उबर की सर्विस महंगी होती है, नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने के ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो इसे महंगाई बढ़ाना माना जा सकता है। दरअसल महंगाई दर बढ़ाने वाली सरकार आंकड़े कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई में अब ऐसे कई नए आइटम जोड़े जाएंगे, जबकि सालों से चले आ रहे पुराने आइटम जैसे ऑडियो कैसेट, टॉर्च जैसे आइटम इससे बाहर किए जाएंगे। आज इस मुद्दे पर बनी कमेटी की अहम बैठक हुई है, जिसमें सीपीआई की नई सीरीज को मंजूरी दे दी गई है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, सीपीआई के तौर तरीके में बदलाव हुआ है, अब इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा असर तो ये पड़ेगा कि जब भी सरकार की तरफ से महंगाई दर के आंकड़े आते हैं तो कई बार ये लोग कहते हैं कि सरकार के आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं, महंगाई घट रही है, लेकिन हमारे जेब पे तो महंगाई की मार ज़्यादा पड़ रही है। तो जो आपको महंगाई का फील होता है वो सरकारी आंकड़ों में कई बार नहीं दिखता है। इसलिए सरकार अब दो काम करने जा रही है। पहला काम कि महंगाई दर को जो नापने वाला आइटम होता है, यानी जिस सामान की कीमत के आधार पर महंगाई दर सरकार तय करती है, उन सामानों को रिवाइज किया जा रहा है। वो 2012 तक के सामान थे, उनमें से कई सारे सामान ऐसे जिसका वो इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आपको याद होगा, एक ऑडियो कैसेट होता था बड़ा, जिसमें काला सा रील होता था, ब्राउन सा, उसकी कीमत अभी भी महंगाई दर में शामिल होती है, जबकि अब कोई उसको देखता भी नहीं है। और वैसे ही टॉर्च, वैसे ही टमटम, इन सब चीज़ों किराए भी इसमें शामिल होते हैं, इन सब के दाम इसमें शामिल होते हैं। अब क्या कर रही है सरकार? इन सारे आइटम को जिसका इस्तेमाल नहीं होता है उसको हटा रही है। जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता है उसका वेटेज कम कर रही है, लेकिन जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है उसको इसमें शामिल कर रही है। मिसाल के तौर पर आप ओला उबर की सर्विस लेते हैं, मेट्रो राइड करते हैं, नेटफ्लिक्स देखने जाते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, इन सब पर डिमांड काफ़ी बढ़ता है। डेटा का पैसा हुआ, तो जब इनकी कीमत बढ़ेगी घटेगी तो उसके वेटेज को इसमें शामिल किया जा रहा है, यानी जो असली खर्च आपका हो रहा है वो महंगाई दर में दिखे। तो अभी करीब 200 मैं देख रहा था 299 आइटम है, इनकी संख्या बढ़ा करके सरकार 350 के करीब आइटम करने जा रही है। नए नए आइटम शामिल करेगी, वेटेज कम करेगी, कुछ का बढ़ाएगी। खाने पीने के आइटम में जो अनाज होते हैं उस पर खर्च लोगों का कम हो रहा है, फल फूल सब्जी पर खर्च ज्यादा हो रहा है, तो उसका वेटेज सरकार बढ़ाएगी। तो इस हिसाब से नए आइटम, रोजमर्रा की आधुनिक जरूरतों को शामिल किया जाएगा, तो ज्यादा वास्तविक आंकड़े दिखेंगे महंगाई दर में। 2012 के बेस के बजाय 2024 के बेस को माना जाएगा। इसके लिए कमेटी बनी थी, उसकी आज बैठक हुई, इसमें इसको मंजूरी दे दी गई है। और फरवरी में जब नए आंकड़े आएंगे सीपीआई के, तो उसमें ये सारे डेटा दिखेंगे आपको। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात बजट की। बजट नजदीक आते ही ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स ने भी अपनी विश लिस्ट दी है। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स बजट में डिमांड और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन जैसे सुझाव वित्त मंत्री को दे रहे हैं। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स की क्या है बजट डिमांड इस बारे में ऊनो मिंडा के चेयरमैन और एसोचैम के प्रेसिडेंट निर्मल कुमार मिंडा से खास बात की है संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। टैक्स के लिए भी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के अंदर में 12 लाख रुपए तक लास्ट ईयर किया। ये भी बहुत अच्छा स्टेप्स था। अब आय भी बढ़ रही है, लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ रही है, तो उससे धीरे धीरे जैसे भी गवर्नमेंट ठीक समझती है, अपने ट्रेड बैलेंस को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए लगातार थोड़ी बहुत छूट देती रहे, जितनी भी छूट दे सकती है। बट दूसरा, मैंने बीच में आपको बोला कि जो आदमी पैसा अपना आज एजुकेशन पे लगाता है या मेडिकल पर लगाता है, अगर उसके अंदर में सरकार कुछ मदद करे, उसकी सरकारी एजुकेशन सिस्टम और बेटर हो, सरकारी मेडिकल सिस्टम जो ये मैं बोल रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, तो इन स्कीम्स के अंदर में और अच्छी क्वालिटी ऑफ मेडिकल उसको ट्रीटमेंट मिले, तो शायद उसका पैसा और अपनी जेब में बढ़ेगा। रही बात अगर ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की, तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में अभी जो चैलेंजेस है, जिसमें एक बड़ा चैलेंजेस है एक्सपोर्ट को लेकर, जिसमें कि जो यूएस ट्रम्प टैरिफ आया, उससे किस तरह से आप लोग निपट रहे हैं? क्या उसमें पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, और किस तरह से सरकार से सपोर्ट उसमें मिल रहा है या चाहिए? देखिए, सरकार का सपोर्ट की बात तो सरकार हमारे सेक्टर में नहीं, सरकार के सपोर्ट के लिए तो ज्यादा और बड़े सेक्टर है, टेक्सटाइल, जेम। बट ऑटो कंपोनेंट को जहां दो सेक्टर में बढ़ता है एक्सपोर्ट, एक है डोमेस्टिक ओईएम्स की डिमांड, एक है आफ्टर मार्केट की। तो ओईएम्स की डिमांड के लिए जो वैलिडेशन टाइम है, इसके अंदर में डिजाइन टू डिलीवरी में कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगता है, इंक्लूडिंग वैलिडेशन। तो मैं समझता हूं जब तक शायद ये टैरिफ का आपस में समाधान हो जाए, बट इतना जल्दी नहीं है ओईएम वाले को, सप्लायर को बदलना।
जहां जहां सप्लाई जा रही हैं। और कुछ नेगोशिएशंस हो रहे हैं, हमारे को जो हमारा ये जो रुपी डिवैल्यूएशन हुआ है, इस वजह से भी थोड़ी सी नेगोशिएशन करके हम लोग भी डिस्काउंट दे रहे हैं उनको। और ये दोनों सेगमेंट के अंदर में बराबर का काम हो रहा है, बट इतनी जल्दी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा मैं मानता हूं। अब आपको बता दें, लखनऊ की पहचान सैकड़ों साल पुरानी चिकनकारी का हुनर अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पुराने लखनऊ के चौक की गलियों में पिछले कुछ समय में एक एक करके सैकड़ों चिकनकारी की दुकानें बंद हुई है। कारीगर मिल नहीं रहे। अब कारोबारी मांग कर रहे हैं कि बजट में एक ऐसा फंड मिले ताकि ये हुनर जिंदा रहे। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता रोहन सिंह की ये रिपोर्ट। पुराना लखनऊ इस शहर की विरासत समेटे हुए है। तंग गलियां, ज्वेलरी और चिकनकारी की दुकानें यहाँ की पहचान है। एक समय था जब लखनऊ आने वाले हर व्यक्ति के लिए यहाँ के चिकनकारी के कपड़े को ले जाना एक तरह से अनिवार्य माना जाता था, लेकिन अब चीजें बदल रही है। चिकनकारी का काम संकट में है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। कपड़ों पर सुई धागों से बनी जादूगरी यानी चिकनकारी अब भी लखनऊ की पहचान है, लेकिन चौक के इस बाजार में पहले वाली रौनक नहीं है। कोविड संकट के दौरान कई दुकानें बंद हुई, फिर कभी नहीं खुली। हजारों कारीगर जो अपने घर गए वापस नहीं लौटे। चिकनकारी के क्षेत्र में पहले वाली वो बात नहीं रही। जो ट्रेडर्स हैं इससे जुड़े हुए, उनकी खास शिकायत है कि बाजार जिस तरीके से बदल रहा है उसका सबसे बड़ा असर चिकनकारी के काम पर पड़ा है। कैसे और क्यों, यही समझते हैं। लखनऊ की पहचानी चिकनकारी है, और जो भी लखनऊ आता है, कहीं से आए, हिंदुस्तान से आए, हिंदुस्तान बाहर भी आए, लखनऊ आएगा तो चिकन जरूर लेगा। और ये हम लोग की विरासत ही समझिए, हम लोग काम ही हम लोग का यही काम है। हाँ, इसमें हजारों लाखों आदमी जुड़ा हुआ है। मगर कोविड के बाद से हमारा धंधा मतलब 40% रह गया सबका, पूरा मतलब पूरे लखनऊ का। उसमें बहुत से कारीगर थे, सब कारीगर कहाँ चले गए, क्या हुआ। एक तो हर चीज में, एक फिर जीएसटी से भी बहुत हमारा नुकसान इसमें आएगा अपना। और हमारे जो चिकनकारी पे अगर जीएसटी हटा दी जाए तो हमारा काम फिर वही पुरानी उस पर पहुंच जाएगा। हाथ से बने इस काम में मेहनत ज्यादा है, मेहनताना कम, और महीन कारीगरी में समय काफी लगता है। मतलब कम काम होता है तो उसमें मतलब 2 दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन। ज्यादा होता है तो उसमें ज्यादा समय लगता है, हफ्ता भी लग जाता है। वहीं बाजार में मशीन से बनी कढ़ाई ने अपनी पकड़ बना ली है। ये सस्ती है और जल्दी बनती है। ऐसे में असली हाथ से बनी चिकनकारी का हुनर काफी सिमटता जा रहा है। काम जो देख रहे हैं शेड ओवर, मगर इसी का आजकल डुप्लीकेट मशीन काम बहुत आ गया है। ओके। हाँ, वो बहुत नुकसानदेह हम लोग कर रहा है। जिसमें धागा एक जैसा दिख रहा है वो मशीन का बना हुआ है। अच्छा। उसकी पहचान ही वही है। और चिकन की पहचान हाथ के काम से की है। अगर हाथ का काम नहीं बने बिकेगा तो चिकन खत्म हो जाएगा पूरा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर चिकनकारी की मौजूदगी बढ़ी है, लेकिन इसका पूरा फायदा कारीगरों तक नहीं पहुंच पा रहा। कारोबारी मांग कर रहे हैं कि बजट में एक फंड मिले ताकि ये हुनर जिंदा रहे। चिकन में, कारी में या कोई भी बिजनेस हो, अगर उसमें अगर किसी को बेनिफिट नहीं होगा तो वो ये इस व्यवसाय को छोड़कर मर जाएंगे। चिकनकारी धरोहर है सर हमारी ये, तो इसको जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट को कुछ सरलीकरण उपाय करने चाहिए। तो गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि मतलब इसको उद्योग को जिंदा रखे। हालांकि राज्य में इस काम को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन कारोबारियों का मुख्य सवाल अब भी यही है कि जब कारीगर ही नहीं रहेंगे तो चिकनकारी कौन करेगा। लखनऊ में चिकनकारी की पुरानी दुकानों में अब ग्राहक पहले के मुकाबले कम आ रहे हैं। नए लोग इस पेशे से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। कारीगरों को ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा है और नई पीढ़ी इस काम से जुड़ना नहीं चाहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार जल्द ही देश के हर एस्पिरेशनल जिले को हवाई नक्शे पर लाने का रोड मैप जारी करेगी। ऐसे हर जिले में कम से कम एक एयरपोर्ट या हेलीपोर्ट होगा। अगली उड़ान स्कीम में यह प्रावधान होंगे, जिसका ड्राफ्ट अगले कुछ दिनों में जारी हो सकता है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह।
कि फ्लैगशिप उड़ान स्कीम ने पिछले 10 सालों में देश के दूर दराज के कई इलाकों को जोड़ा है और अब सरकार इसके अगले चरण को लाने की तैयारी कर रही है। इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार है, अगले कुछ दिनों में इसे जारी किया जा सकता है। जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें होने जा रही है वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर फोकस। अगले 10 साल में देश के हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को हवाई यातायात से जोड़ने की तैयारी इसमें की जाएगी। ये वे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ की संभावनाएं काफ़ी हैं, लेकिन फिलहाल वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में या तो एक एयरपोर्ट या फिर एक हेलीपोर्ट या सीपोर्ट को बनाया जाएगा। इसके अलावा जो बहुत बड़ा फोकस होने जा रहा है वो होगा नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहाँ पे, जो हिली इलाके हैं वहाँ पे, जो रिमोट इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। साथ ही जो मौजूदा उड़ान स्कीम है इसमें कुछ बदलाव किए जाने की तैयारी है। इसमें जो शर्तें हैं वो थोड़ी आसान की जाएगी। खासतौर पर जो रूट्स के रीबिडिंग की जो शर्तें हैं उसे रिलैक्स किया जा सकता है। फिलहाल 3 साल की सीमा है सब्सिडी देने की, उसे भी कुछ खास परिस्थितियों में रिलैक्स करने की योजना है। साथ ही जो सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, उनकी डेफिनेशन को भी जो है थोड़ा आसान किया जाएगा और कुछ खास केसेस में अगर जो रूट्स जिन्हें एलोकेट किए जाते हैं शर्तों में भी बदलाव किया जा सकता है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर दावे के बाद दुनिया भर में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मामले में अमेरिका को अपने सबसे मजबूत और भरोसेमंद सहयोगियों का विरोध झेलना पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन ने 2 टूक कह दिया है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर जो कुछ कर रहे हैं उसका पूरा यूरोप एकजुट होकर विरोध करेगा। इतना ही नहीं, यूरोप के बाजारों में अमेरिकी पहुंच बंद करने की बात भी कही है। इसके अलावा $93 बिलियन का जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सहयोगियों पर टैरिफ की धमकी को गलत बताया है। इसके अलावा ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को प्राथमिकता देने की बात भी कही है। इससे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका का समर्थन नहीं करने वाले देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन की चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने रूस का बहाना लेकर डेनमार्क को धमकी भी दी है। तो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से सीधी टक्कर ले ली है। लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड में वही करना चाहते हैं जो पुतिन ने यूक्रेन में किया है। ऐसे में आखिर क्या है ट्रंप का प्लान, और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप को कैसे अपने सहयोगियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। 2026 में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं पूरा ग्रीनलैंड और 2026 में व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं आधा यूक्रेन। क्या है 2026 को लेकर दोनों लीडर्स का बहुत ही खतरनाक प्लान? तो 2026 की शुरुआत में ही ट्रंप और पुतिन के इरादों को देखकर पूरा यूरोप घबरा गया है। मैक्रो, मर्ज और मेलोनी अब ज़ेलेंस्की को नहीं, पहले यूरोप को बचाने की सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने डेनमार्क के ग्रीनलैंड को उसी तरह निगलने का प्लान तैयार किया है जैसे पुतिन ने यूक्रेन में ऑपरेशन डॉनबास चलाया है। दोनों के नक्शे देखकर समझा जा सकता है कि ट्रंप का ऑपरेशन ग्रीनलैंड क्यों 3.5 यूक्रेन के बराबर कहा जा रहा है। यूरोप के सबसे बड़े देश यूक्रेन का इलाका 6,03,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है। इसके मुकाबले में ग्रीनलैंड का इलाका 21,66,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। और ये आंकड़े देखकर यूरोप बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि ग्रीनलैंड को हटाकर खुद यूरोप का इलाका 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोनों ही इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े वॉर जोन बन चुके हैं। यूक्रेन में लड़ाई जारी है, वहीं ग्रीनलैंड की खामोशी कब बहुत बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगी, इसकी आहट डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में मिल रही है। We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप को सजा देनी भी शुरू कर दी है।
ट्रंप ने ऑपरेशन ग्रीनलैंड का विरोध करने पर अपने मित्र देशों पर ही टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने सबसे पहले डेनमार्क पर 10% टैरिफ लगाया, जो 1 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप का टैरिफ बम वाला गुस्सा यहीं नहीं रुका, उन्होंने यूरोप के सबसे ताकतवर देशों पर भी टैरिफ बम लॉन्च कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन पर 10% टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे पर 10% टैरिफ लगाया है, स्वीडन पर लगाया है, नीदरलैंड्स पर लगाया है और फिनलैंड पर भी 10% टैरिफ जुर्माना लगा दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बम की ताकत और बढ़ाने की धमकी दे दी है, यानी वो यहीं नहीं रुकने वाले। ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ धमाका करके ये बता दिया कि अगर यूरोप बैकफुट पर नहीं आया तो 1 जून से 10% टैरिफ 25% वाले जुर्माने में अपडेट कर दिया जाएगा। यानी यूरोप को शुरुआती 10% टैरिफ वाली सजा देने के बाद ट्रंप ने 4 महीने की मोहलत दी है। और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जिस तरह यूरोप ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उस पर आज आवाज अड्डा में हम चर्चा कर रहे हैं। घिर गए ट्रंप, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। ग्रीनलैंड संकट का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी काफी दबाव रहा है। बाजार में कैसे रहा आज का कारोबार, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, कमज़ोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय मार्केट्स की भी शुरुआत जो है गिरावट के साथ देखने को मिली। और ख़ास बात है कि आज आप देखें तो बहुत दिग्गज कंपनीज ऐसी हैं, बैंकिंग है, रिलायंस है, इनके नतीजों का असर भी आपको मार्केट पर देखने को मिला। ओवरऑल अगर आप देखें तो दिन के दौरान गिरावट थोड़ी सी गहराई, थोड़ी सी ऑफलोज रिकवरी भी आई, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखें तो 25,500 के नीचे भी हम फिसले थे, वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास किया। लेकिन सबकी नज़रें टिकी हुई अर्निंग के रिएक्शन पर। और बैंकिंग स्टॉक्स आप देखें तो सबसे ज़्यादा आज सबके वॉच लिस्ट में रहे। HDFC बैंक को देखें, ICICI बैंक, RBL बैंक, जहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा, इसके चलते यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। येस बैंक ऊपर से तो नंबर्स काफ़ी अच्छा, लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखें तो ग्रोथ धीमी हो रही है, इसी के चलते देखें तो ये स्टॉक ऑफ हाई हो गया। इसके अलावा आप देखें तो कैश मार्केट में भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज है जहाँ पर नतीजों का एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। मिसाल के तौर पर नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ को आप देखें, हालांकि एक विप्रो एक ऐसा दिग्गज IT स्टॉक है जिसके नतीजे काफ़ी निराशाजनक देखने को मिले, बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। वहीं JSW इंफ्रा है, जिंदल 100, इन स्टॉक्स में बड़े मूव नजर आए। IT स्टॉक्स के लिए कंपैरेटिवली बेटर डे था, खासतौर पर आप देखें तो टेक महिंद्रा अनुमान से बेहतर नतीजे। वहीं आपका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको मैस्टेक के नंबर्स पर भी एक एक्सपेक्टेशंस के चलते एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। मेटल्स लगातार चमक दिखा रहे हैं, चाहे आप हिंदुस्तान जिंक की बात करें, नाल्को, हिंडाल्को, HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई और मोस्टली आप देखें तो मेटल स्पेस में थोड़ी सी खरीदारी नजर आई। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टार परफॉर्मर आज के सत्र कहा जाए तो आज की जो नई IPO लिस्टिंग यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, शानदार लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली। तो वही सोने चांदी में तेजी की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है। चांदी के भाव आज 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गए। सोने में भी लगातार तेजी बनी हुई है। सोने चांदी में क्यों है ये तूफानी तेजी, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। जी हाँ, अगर हम पिछले 12 महीने की बात करें तो चांदी के भावों में 225% की तेजी देखने को मिली है। 3 लाख के ऊपर हमने चांदी के भाव जब जाते हुए यहाँ पर देखे हैं और बाजारों को लगता है कि अगर ये तेज़ी इसी तरह से कायम रही तो 3,25,000, 3,30,000 के स्तर आप इसी क्वार्टर में शायद यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। वेल इवन एज $94 पर आउंस के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर तेज़ी है, भाव होते हुए नजर आए हैं। लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज़ जैसे कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, इन कंट्रीज़ में कतार, इन सभी कंट्रीज़ में $100 प्रति आउंस के ऊपर के भाव चांदी में निकल चुके हैं। यानी कि करंट लेवल्स में भी इन कंट्रीज़ पर प्रीमियम के साथ खरीदारी होती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर हम डिस्काउंट पे कारोबार कर रहे हैं। 5 से 7% सस्ती चांदी आपको फिजिकल मार्केट्स में मिल रही है, क्योंकि 3 लाख के ऊपर के लेवल्स में बहुत ज़्यादा खरीदार यहाँ पर नहीं है, ना तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर और ना ही ज्वेलरी या फिर चांदी के बर्तन लेने एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई नहीं जा रहा। बाजारों को ये लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर ट्रंप ने
अब ग्रीनलैंड, आइसलैंड, क्यूबा, मेक्सिको, इन सभी कंट्रीज़ को लेने की बात करी है और साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाने की बात की है। तो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर काफ़ी बनती हुई नजर आई है। करेंसी डिबेसमेंट, ग्लोबल मार्केट, डेट, ये बातें तो हम करते ही रहे हैं। तो जो सेफ हेवन बाइंग है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर सोने और चांदी में उभर के आई है। बिकवाल यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, खरीदार अभी भी होल्ड करके बैठे हैं, मुनाफा वसूली आ नहीं रही, हर डिप पे खरीदारी देखने को मिलती है। तो सोना चांदी एब्सोल्यूट सेफ हेवन के तौर पर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं और मार्केट्स को लगता है कि यहाँ से कुछ और तेज़ी भी देखने को मिल पाएगी। ज़्यादातर ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस लगातार अपने जो अपसाइड टारगेट्स हैं सोने चांदी में बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। तो एक और दिन जहाँ पर सोने चांदी में ऑल टाइम हाई बनता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ से भी और बाय कॉल्स हमने बाजार में अब भी बनते हुए देखी हैं। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।